सो गाइज आज मैं मुन्ना ठाकुर आज जो है बोटनी का एक ज़बरदस्त लेक्चर है। उस लेक्चर में टॉपिक का नाम है कि प्लांट ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अगर हिंदी में बोले तो हम तो समझ गए कि प्लांट ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोले। जो इंग्लिश वाला जो सीबीएसई बोर्ड वाला था वो समझ गया, लेकिन क्या हिंदी बोर्ड वाला समझा? नहीं समझा। हो सकता है कुछ कुछ समझे होंगे। तो वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण, ये जो दो टॉपिक है, आज इस वीडियो में सिर्फ 10 या 15 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट के साथ जो है बताया जाएगा। इसमें कोई कंसेप्ट में कमी नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। बस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे जो कुछ भी रेलवे जो कुछ भी है, तो उस सब में जो है यहाँ से टॉपिक से पूछने का चांसेस रहता है। तो मान लीजिए अगर पूछ देता है एग्जाम में, तो एक भी क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए बस आपको टाइम देना है, और बाकी तो क्वेश्चन और आंसर डिस्कस होते रहेगा। और क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हो, लेकिन आपसे एक गुजारिश, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कब? जब वीडियो पसंद आता होगा तब। ठीक है, तो चलिए ट्रांसपीरेशन यानी हिंदी में बोले तो वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन है क्या? हमको समझ में नहीं आ रहा, बताइए। धैर्य रखिए, मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कहने का मतलब है पत्तियों के अस्टोमेटा। पत्तियों में होता है अस्टोमेटा, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र बोलते हैं हिंदी में। तो पत्तियों में क्या होता है कि अस्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, तो अस्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा क्या होता है कि जल को जो है वाष्प बनाकर उड़ा दिया जाता है। जो वहाँ का जो जल, जैसे कभी कभी पत्तियाँ में जल आ जाता है, नीचे से गया जल वहाँ पे मतलब स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर आने के चलते क्या होता है कि पत्तियाँ से जो है जल जो है इवापोरेट हो जाता है, यानी मतलब वो मतलब बन करके, मतलब जल क्या है, भाप बन करके ऊपर की ओर उड़ जाता है। उड़ जाता मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर की ओर चला जाता है। तो उसी को बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, मतलब यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। एग्जाम में पूछे ऐसे तो इतना नहीं पूछेगा, बस ऐसे पूछ दिया, चाहे पूछ दिया कि वाष्प उत्सर्जन क्या है, ऑप्शन में दे दिया कि क्या है कि जल को जो है वाष्प बनाकर उड़ा देना, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। डायरेक्ट टिक करेंगे, यानी पत्तियों में अस्टोमेटा के द्वारा क्या होता है कि जल को जो है वाष्प बनाकर उड़ा देना, वही तो वाष्प उत्सर्जन यानी इंग्लिश में बोले तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि वाष्प उत्सर्जन में जो है जल जो है हानि की क्रिया को दर्शाता है। ऑफ कोर्स बात है कि जल क्या होता है कि पत्ती पर है। हम मान लीजिए जल यहाँ था तो तब तो ठीक था, लेकिन जब जल ऊपर की ओर जा रहा तो क्या है, हानि ही तो हो रहा है। मान लीजिए आपके घर में कोई है, और कोई घर में है तो अच्छा लग रहा है, कोई यहाँ से चल गया तो थोड़ा सा दिक्कत टाइप से होता है। तो दिक्कत करने का मतलब हानि टाइप से होता है। जो आपको घर में सलाह दे रहे थे वही चल गया तो हानि होगा कि नहीं? तो वही बात, जो प्लांट पर जो मतलब पत्ती पर जो लीफ पर जो आपका वाटर था यानी जो पानी था, वो ट्रांसपीरेशन हो गया तो क्या होगा, जल को हानि को ही दर्शाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जल को बचाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में पौधे अपना पत्तियां गिरा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त। कभी कभी देखते होंगे कि गांव देहात में लोग क्या कहते हैं कि पतई जो पेड़ जो था पतई सब गिरा दिया है, चाहे गिरा दिले हो वैसे बोलता है। तो गिरा दिया है या गिरा दिले हो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि क्या होता है कि जल को बचाए रखने के लिए, मतलब वाटर को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, गर्मी के समय में क्या करते हैं, पौधे सब अपना पत्तियां को गिरा देती है ताकि जल को जो है मेंटेन रख सके। अगर मान लीजिए पत्ती नहीं गिराता तो क्या होता है, गर्मी में देखते हैं पूरा ज़्यादा धूप होता है, तो ज़्यादा धूप गिरेगा तो ज़्यादा इवापोरेशन होगा, यानी ज़्यादा ट्रांसपीरेशन, मतलब पानी जो है, मतलब लीफ पर का जो पत्ता पर का जो पानी है वो ज़्यादा मतलब ऊपर की ओर जाएगा, इवापोरेट होगा। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन बन के उड़ेगा। तो इसीलिए क्या करता है, गर्मी में पेड़ पत्तियाँ जो है अपना, मतलब जो पेड़ पौधे जो है अपना पत्तियाँ को गिरा देती है। ठीक है, ताकि जल को वह मेंटेन रख सकती है। ठीक है, अगला है कि जल को बचाए रखने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों की पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। क्या हुआ कि जल मरुस्थलीय मतलब समझ रहे हैं, जहाँ बालू बालू था, तो दिमाग में माइंड में सेटअप चल रहा होगा कि मरुस्थलीय कहे हैं तो खाली बालू वाला जगह होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि वो ऐसे जगह पर क्या होता है कि जो पौधे जो हैं वहाँ पे क्या होता है कि पौधे जो है पत्तियाँ जो है
वो क्या करता है, कांटे का रूप ले लेता है, मतलब कांटा टाइप से वहाँ पे जो है उसमें निकलने लगता है, ताकि जो है वो क्या करे, जल को बचाए रख सके। ठीक है, चलिए अगर एग्जाम में पूछ दिया कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे जो है जो पौधे होते हैं वो उसका जो पत्तियाँ होता है किसका रूप ले लेता है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे, कांटे का रूप ले लेता है। ठीक है, अगला है कि जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं, मतलब जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा है वहाँ पे वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन जो है अधिक होता है। जहाँ ऑफकोर्स बात है कि जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा तहाँ वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा, दिमाग लगाए ना, जहाँ आदमी ज़्यादा रहेगा तहाँ ज़्यादा बात होगा कि नहीं। तो वही बात कि जहाँ पर भी अगर पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा वहाँ पे वाष्प उत्सर्जन यानी जो ट्रांसपिरेशन का जो काम होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला है कि और बादल अधिक बनते हैं। फैक्ट बात है कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधा रहेगा ज़्यादा वहाँ पे वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा हुआ, वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन जो है ज़्यादा हुआ तो बादल भी तो ज़्यादा बनेगा, अब ज़्यादा बादल बनेगा तो वहाँ पे ज़्यादा वर्षा भी होगा। नहीं समझ में आया? एक बार देखिए, जहाँ पे आदमी रहेगा वहाँ पे तो हाला गुला होगा, और हाला गुला होगा तो लड़ाई भी होगा, मारपीट भी होगा। वही तो बात है कि जहाँ पे पेड़ पौधा रहेगा तो पेड़ पौधा रहेगा तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन यानी इवापोरेशन जो मतलब पानी नीचे से पत्ता पर से जो ऊपर जाने का काम है ज़्यादा होगा, ऊपर जाने का क्या होगा, बादल बादल बनेगा, बादल बनने के बाद नीचे वर्षा के रूप में गिरेगा। ठीक है, अगला है कि वाष्प उत्सर्जन जो है एक प्रोमोटर द्वारा मापते हैं। बहुत ज़बरदस्त एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ट्रांसपिरेशन जो है इसको मापने का यंत्र क्या है, तो क्या बताएंगे इसको बताएंगे पोटोमीटर। पोटो POTO पोटो, हम मीटर का जो स्पेलिंग है वो होगा पोटोमीटर। जो वाष्प उत्सर्जन है, जो आपका ट्रांसपिरेशन जो है इसका मापने का यंत्र क्या है, तो बताएंगे पोटोमीटर। क्लियर, याद हो गया कि नहीं? हम मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें कोई एक पॉइंट भी अगर बताए कि एक पॉइंट हमसे छूट गया, हो नहीं सकता कि छूट गया होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि वाष्प उत्सर्जन क्या था। तो वही कि जो पतिया पर से जो था मतलब पानी उसको उड़ा देना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। फिर वाष्प उत्सर्जन क्या आता है, जल की हानि को दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है कि इसको बचाए रखने के लिए क्या करता है कि जो पेड़ पौधा गर्मियों में अपना पत्तियों को गिरा देते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो पत्तियां जो होता है पेड़ पौधे का वो कांटा के रूप में धारण कर लेती है। और अगला पॉइंट क्या था कि जहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा वहाँ पे क्या होगा कि वर्षा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला था कि लास्ट था कि वाष्प उत्सर्जन को मापने का यंत्र क्या है, तो पोटोमीटर। क्लियर, अगला हम लोग का टॉपिक आता है जो ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोले थे ना, तो ट्रांसपिरेशन अब हम लोग का खत्म, इतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, जनरल कंपटीशन में। अब आता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, अब उसके बारे में जानेंगे। ज़्यादा नहीं, उसमें तो 7-8 मिनट लगेगा ना, तो इसमें मान लीजिए 8-10 मिनट अब लगेगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। लंबा है तो क्या छोड़ देगा, नहीं, कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक लाइन में, हरे पेड़ पौधे क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, अभी जानेंगे कि सूर्य के प्रकाश कितना जरूरी होता है। ठीक है, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे खाना बना लेते हैं, अपना भोजन को तैयार कर लेते हैं, उसी को तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कार्बनिक होता है। बहुत जबरदस्त, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस किए, जब हम लोग का फोटोसिंथेसिस हो गया उस समय क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना, भोजन बना, किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट। और यही जो कार्बोहाइड्रेट है ये किसका होता है, तो ये कार्बनिक होता है। यहाँ से एग्जाम में पूछा था कि जो BPSC में शायद पूछा था कि जो कार्बोहाइड्रेट जो है फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो मतलब भोजन बन गया। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बना वो किसका रूप होता है, तो बताएंगे कार्बनिक का रूप। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण ऐसा ही नहीं हो जाएगा, देहात में बोले तो छूछे नहीं हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, अभी बात करेंगे क्लोरोफिल। आप लोगों को लग रहा होगा कि क्लोरोफिल को होना बहुत जरूरी है, कितना क्लोरोफिल काम करता है वो आपको भी पता चलेगा इस वीडियो में। सबसे ज़्यादा किसका काम रहता है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल हो गया, CO2 हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया और जल जो है, ये सब आवश्यकता होता है। तो मान लीजिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहेगा कि नहीं, एग्जाम में अगर पूछ दिया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या CO2 की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल टिक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल टिक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपका क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यस या नो, यस होता है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने का ऑक्सीजन निकलता है।
जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय क्या होता है कि जल जब टूटता है, मतलब जल का जो विखंडन होता है, तो उस समय जो है आपका ऑक्सीजन निकलता है। यानी H2O अगर टूटेगा हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन में, तो आपको ऑफकोर्स दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है मतलब निकल रहा है वहाँ से, ठीक है। अभी पूरा जानेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, बस अभी थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए, ठीक है। अब देखिए कि सर्वाधिक जो है प्रकाश संश्लेषण होता है किस में, लाल रंग में। बहुत अच्छा सुनिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस किस में होता है। तो पहला हो गया लाल रंग में, दूसरा हो गया नीला रंग में, तीसरा हो गया बैगनी रंग में। लाल, नीला, बैगनी, आप भी बोलिएगा, लाल, नीला, बैगनी, लाल, नीला, बैगनी, ठीक है। तो शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, मतलब इस समय जो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। बाकी जो है उसमें न के बराबर समझिए तो, ठीक है। तो शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। रात के समय क्या होता है कि कृत्रिम प्रकाश में जो है संश्लेषण नहीं कर सकते। कितना कुछ दिमाग लगाया कि अच्छा प्रकाश कितना जरूरी है, तो टॉर्च बांट देगा कि अब बनाओ खाना, पौधा को कह देगा, तो ऐसे थोड़ी बना देगा। प्रकाश संश्लेषण मतलब जो नेचुरल लाइट है, जो नेचुरल फोटोज है, उसके हिसाब से तो कोई खाना बनाएगा ना कि आप टॉर्च बांध यहाँ बनाओ खाना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि रात के समय क्या होता है कि कृत्रिम प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता है। मैं आपको बताया था ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आपको और बताएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की ज़्यादा नहीं, मतलब 100% हमको प्रकाश संश्लेषण चाहिए, तो आग भी तो चाहिए, जल भी तो चाहिए, CO2 भी तो चाहिए। तो आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ 1 या 2% जो है सूर्य का लाइट जो होता है वो आपको चाहिए, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कितना लाइट चाहिए, तो बताएंगे 1 से 2%, ठीक है। अगला है कि CO2 O2 का विनिमय अस्टोमेटा द्वारा होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, ये दोनों का विनिमय मतलब क्या जी, एक्सचेंजेस। यानी CO2 मतलब CO2 का आना, यानी पेड़ पौधा किसको लेगा, CO2 को लेगा, किसको छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को लेगा, छोड़ेगा किसको, ऑक्सीजन को। तो मतलब एक प्रक्रिया जो है कहाँ पे होता है, अस्टोमेटा यानी रंध्र, यानी जिसको जो पेड़ पौधे मतलब जो पत्ता होता है उसमें जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को अस्टोमेटा बोलते हैं। मतलब वहीं पे जो प्रोसेस होता है, मतलब लेने देने का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, ये सब काम होता है कहाँ पे, तो ये लीफ में होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है, तो अस्टोमेटा के द्वारा। कहाँ पे, लीफ में। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है CO2 का अपचयन होता है, जबकि H2O जल का जो है उपचयन होता है। पता नहीं चल रहा होगा अपचयन क्या है, उपचयन नहीं पता चल रहा है, तो अभी जानेंगे। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीडेशन का मतलब अपचयन और रिडक्शन यानी उसका उपचयन। अब देखिए CO2 का उपचयन कहने का मतलब क्या चीज़, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब CO2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब पेड़ पौधा क्या करता है, CO2 को लेता है यानी ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। H2O को क्या करता है, रिमूव करता है यानी रिडक्शन। ऐसे भी 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन को इस टाइप के मतलब ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और मतलब रिमूव करना रिडक्शन कहलाता है। तो वही बात अपचयन में क्या हुआ कि जो CO2 था उसको क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब पेड़ लिया और छोड़ा किसको, H2O को, यानी उसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि CO2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो डायरेक्ट बताएंगे कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब CO2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब H2O को क्या करा, छोड़ा, यानी रिडक्शन होगा, ठीक है। इतना दिमाग में सेटअप रखिएगा, बाकी तो एग्जाम में कुछ भी अगर यहाँ से पूछेगा तो छूटेगा थोड़ी। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण जो है केवल क्लोरोफिल जो है वहीं पे जो है क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल युक्त, मतलब जो क्लोरोफिल से मतलब भरा हुआ है उसमें होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में श्वसन से 7 गुना तेज होता है। गेस कर पा रहे हैं, जो हम लोग का सांस ले रहे हैं उससे 7 गुना तेज होता है प्रकाश संश्लेषण में। बढ़िया सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है श्वसन से 7 गुना तेज होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल A B C D, किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल ए में होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार के हैं ABCD, लेकिन सबसे जो मेन जरूरी है क्लोरोफिल ए है, ठीक है। CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर जो है शुरू में बढ़ता है। कह रहा है कि जब CO2 का मात्रा बढ़ रहा है तो प्रकाश संश्लेषण का दर जो है शुरू में बढ़ता है। जब CO2 पूरा बढ़ रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की जो मात्रा है वो भी बढ़ेगा, उसका जो दर है, जो स्पीडनेस है वो भी बढ़ेगा। किंतु जब सांद्रता यानी अधिक हो जाती है तो
प्रकाश संश्लेषण जो है रुक जाता है। बढ़िया सुनिएगा, जब CO2 क्या हुआ कि मतलब बढ़ रहा था, ठीक है, जितना काम था उतना ले लिया, लेकिन जब क्या हुआ कि जब ज़्यादा जब बढ़ गया तो उसके बाद उसके पास तो भी कैपेसिटी है कि नहीं अब इतना से ज़्यादा नहीं, तो उसके बाद धीरे हो जाता है। समझिए बढ़िया से, जब प्रकाश संश्लेषण जब कर रहा था, जब CO2 का जब मात्रा बढ़ रहा था तो उसमें प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा जल्दी हो रहा था, लेकिन एक समय ऐसा भी लिमिट आता है कि बस अब रहने दो, हो जाएगा। तो मतलब वही बात है कि प्रकाश संश्लेषण जब उतना जितना जरूरत था CO2 उतना ले लिया, उसके बाद फिर उसको धीमा कर देता है, धीरे कर देता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि आर्द्रता यानी नमी तथा प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस और जो आर्द्रता यानी जो नमी है यानी ह्यूमिडिटी, शायद ह्यूमिडिटी कुछ बोलते हैं उसको, तो वो जो है आर्द्रता यानी नमी जो मॉइस्चर और जो प्रकाश संश्लेषण है दोनों उल्टा अपोजिट है, ठीक है। चलिए अपोजिट रिलेशन रखता है, अपोजिट संबंध को बनाए रखता है। कौन कौन? फोटोसिंथेसिस और जो मॉइस्चर है ये, ठीक है, यानी आर्द्रता नमी जो है वो। अब फार्मूला आता है 6CO2, उसके बाद 12H2O, 6 CO2 मतलब 6 कार्बन प्लस 12H2O, 6CO2 लिखिएगा कॉपी में, 6CO2 प्लस 12H2। अब किसके? क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सूर्य की प्रकाश, ये दोनों प्रेजेंट में, तो क्या बनाएगा? 6 जो CO2 है प्लस 12H2O है, क्लोरोफिल ऊपरे होगा, नीचे प्रकाश संश्लेषण, मतलब वैसे जो तीर बना कर करते हैं ना उसके टाइप से। उसके बाद क्या होगा, एक मिनट देखिएगा, लेकिन तो नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि 6C6H12O6 बनेगा, प्लस में 6H2O, फिर आपका 6H2O प्लस 6O2 जो है, O2 जो है 6O2 जो है बाहर होगा। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसको बढ़िया सुनिएगा। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में, C6H12O6 प्लस 6H2O 6O2। देखिए जो आपका 6 कार्बन था, ठीक है, 6 कार्बन था यानी 6CO2 था प्लस 12H2O था, इतना तो समझ में आया ना। 6 कार्बन था, 6CO2 था, फिर 12H2O था, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, तीर मारेंगे। उसके बाद क्लोरोफिल रहेगा, सनलाइट रहेगा, ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा। उसके बाद बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हो गया C6H12O6, ये बन जाएगा C6H12O6, C6H12O6, इतना हो गया, प्लस फिर 6H2O यानी 12 गो हाइड्रोजन बन जाएगा, फिर उसके बाद 6O2, ठीक है, 6O2 बन के बाहर निकल जाएगा। बस यही फार्मूला है। इसको PDF में जो पेज जो है आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको विजिट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। अब देखिए जबरदस्त, हम लोग को माइंड में सिर्फ था क्या चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में ज़्यादा भाग लेता है क्लोरोफिल, ठीक है, माइंड में तो सेट था, लेकिन ज़्यादा भाग है आपका क्लोरोप्लास्ट लेता है, वो तो 1-2% ही लेता है, अभी बात करेंगे पूरा, ठीक है। अगला है कि क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है डबल लेयर का बना होता है, ठीक है। ये जो है दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होता है, जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है, जिसे अस्ट्रोमा कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर मतलब डबल लेयर का होता है, मतलब 2 लेयर टाइप से बना होता है, उसके अंदर जो है वो गड्ढा, मतलब थोड़ा लिक्विड जो होता है ना, थोड़ा गड्ढा टाइप से भर रहता है, जिसको अस्ट्रोमा कहते हैं। अब इसके अंदर जो स्तंभ यानी पिलर के टाइप से जो रहता है ना, उसको बोलते हैं ग्राना, यानी जो पिलर के टाइप से उसको बोलेंगे ग्राना, और जो पानी टाइप से जो लिक्विड टाइप में जो गड्ढा टाइप से है उसको बोलेंगे अस्ट्रोमा। किसमें है ये? तो ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट कितना लेयर से बना हुआ? 2 लेयर से। इसमें क्या क्या पाया जाता है? वो अस्ट्रोमा और एगो ग्राना। अस्ट्रोमा यानी क्या चीज़ और ग्राना यानी क्या चीज़, नहीं समझ में आया। तो ग्राना यानी जो पिलर टाइप से सीधा खड़ा हो, ठीक है, वो ग्राना। और जो लिक्विड यानी गड्ढा टाइप से, मतलब गाढ़ा जिसको बोलते हैं देहात में, तो जो गाढ़ा टाइप से उसको बोलेंगे अस्ट्रोमा। समझ में आया कि नहीं? अस्ट्रोमा यानी जो गाढ़ा टाइप से होगा लिक्विड में, और ग्राना यानी जो पिलर टाइप से होगा
उसको बोलेंगे क्या चीज़, जो पिलर टाइप से होगा मतलब लंबा जो सीधा खड़ा टाइप से होगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ग्राना। और जो लिक्विड टाइप से होगा उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्लियर। ये हो गया मतलब किस में है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट में, जो दो लेयर से मतलब दो झिल्ली नुमा संरचना से बना हुआ उसमें। ठीक है। अगला है कि ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनता है जिसे थैलोफाइट कहते हैं। ग्राना जो है छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर के बनता है उसको थैलोफाइट कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि थैलोफाइट किसे कहते हैं, तो ग्राना से जो छोटे छोटे प्लेटों में जो मिलकर के जो स्तंभ जो बना है उसको हम लोग थैलोफाइट कहते हैं। ठीक है। देखते हैं, बना रहे हैं वीडियो, हो सकता है कभी वीडियो कट भी हो जाए क्योंकि स्टोरेज वाला थोड़ा कम मोबाइल है, लेकिन प्रयास करते हैं आज पूरा खत्म कर दें, ज़्यादा नहीं बचा हुआ। तो पता चल गया कि इसका स्तंभ क्या आकृति होता है, किसका, ग्राना का। और जो छोटे छोटे प्लेट से जो मिलकर बना होता है उसको थैलोफाइट कहते हैं। और थैलोफाइट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। शुरू तो एक पिलर तरी था उसको ग्राना कहा, और जो पिलर जो था मिल मिल के गोल गोल से बना हुआ था उसको क्या बोले, उसको थैलोफाइट बोले। और जो थैलोफाइट से बना वो क्लोरोफिल बना। एक बार बढ़िया सुनेगा, जो ग्राना था, मान लीजिए ये जो लेयर है यहाँ पे जो दिख रहा है लेयर 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 ऐसे, तो